चौकीदार कहाँ छुपे हुए हैं। वो अपने आप को 56 इंच का सीना दिखा दिखा के कहते थे कि हम देश की सीमा की सुरक्षा करेंगे, देश की रक्षा करेंगे। अब कहाँ गायब है वो। 90 दिन से मणिपुर जल रहा है, आज भी उन्होंने मन की बकवास की और मणिपुर की बात नहीं की। उस निकम्मे मुख्यमंत्री को क्यों नहीं अब तक हटाया? इसका मतलब ये भारतीय जनता पार्टी द्वारा और सरकार द्वारा प्रायोजित हिंसा है। भारत का प्रधानमंत्री लेकिन इंडिया की तुलना इंडियन मुजाहिदीन से कर रहा है। भारत का प्रधानमंत्री इंडिया की तुलना आतंकवादी संगठन से करेगा। उनकी हिम्मत कैसे हुई कि भारत की तुलना उन्होंने, इंडिया की तुलना उन्होंने आतंकवादी संगठन से की? पूरे देश से माफी मांगनी चाहिए प्रधानमंत्री को। हम लोग अडानी के नौकरों से डरने वाले लोग नहीं हैं। नमस्कार, मैं शंभू कुमार सिंह और आप देख रहे हैं नेशनल दस्तक। मेरे साथ हैं मेंबर ऑफ पार्लियामेंट संजय सिंह, जो फिलहाल विपक्ष की धुरी बन गए हैं। चाहे वो मणिपुर का मसला हो, चाहे वो जो विपक्ष का जो संगठन बना है इंडिया, संसद में आपने देखा होगा सोनिया गांधी हो, खड़गे हो, अखिलेश यादव हो, ये सब लोग जाके संजय सिंह के पक्ष में सोलिडारिटी दिखा रहे हैं। आपको ऐसा तो नहीं लग रहा है विपक्ष ने सारा भार आप पर छोड़ दिया है कि संजय सिंह लड़ें? नहीं, ऐसा नहीं है। सारे लोग लड़ रहे हैं और सबने इस आंदोलन को समर्थन दिया। जब मैं धरने पर बैठा तो सोनिया जी हों, खड़गे जी हों, अखिलेश जी हों, टीएमसी के नेता हों, डीएमके हो, सीपीआई हो, सीपीएम हो, आरजेडी हो, जेडीयू हो, कौन सी ऐसी पार्टी नहीं है जो मेरे ख्याल से अगर इंडिया गठबंधन में है तो वो सारे के सारे दल आए। कोई भी ऐसा दल नहीं है, कोई भी ऐसा समाजवादी पार्टी हो, आरएलडी हो, कोई भी ऐसा संगठन नहीं है जो कि नहीं आया था। सब आए और सबने समर्थन दिया। तो ये इंडिया का आंदोलन है। ये जो धरना है वो इंडिया का धरना है और मैं उसके एक सदस्य के नाते जब मुझे निलंबित किया गया तो मैं बाहर धरने पर बैठा हूँ और मैं डिमांड कर रहा हूँ अभी भी कि चौकीदार कहाँ छुपे हुए हैं। वो अपने आप को 56 इंच का सीना दिखा दिखा के कहते थे कि हम देश की सीमा की सुरक्षा करेंगे, देश की रक्षा करेंगे। अब कहाँ गायब है वो। 90 दिन से मणिपुर जल रहा है, आज भी उन्होंने मन की बकवास की और मणिपुर की बात नहीं की। हर 14 दिन में वो मन की बकवास करने के लिए आ जाते हैं। उनकी मन की बकवास सुनते क्यों हैं लोग? ये इंटरनेशनल कॉन्स्पिरेसी है। एक पूर्व सेना के अधिकारी ने कहा है कि तब तो चाइना बिल्कुल हथियार दे रहा है, म्यांमार से घुसपैठ हो रहा है। तब तो बिल्कुल प्रधानमंत्री को अपने पद पे रहने योग्य नहीं है प्रधानमंत्री। अगर उनके प्रधानमंत्री रहते हुए विदेशों से आतंकवादी आ रहे हैं, वो देश में हिंसा फैला रहे हैं, तो गृह मंत्री और प्रधानमंत्री क्या कर रहे हैं? इसीलिए तो हम इनसे जवाब मांग रहे हैं कि आप सदन में आके बताइए। बाहर बाहर बोलते हैं, सदन में आके बोलिए कि चीन से आतंकवादी आ रहे हैं, म्यांमार से आतंकवादी आ रहे हैं, वो हिंसा फैला रहे हैं। बाहर बोलते हैं। आपका केंद्रीय मंत्री वो कल बयान दे रहा है, अठावले जी का बयान देख लीजिए। वो क्या कर रहे हैं? कह रहे हैं म्यांमार से आतंकवादी आए हैं, उन्होंने मणिपुर में हिंसा फैलाई है। तो आपकी सरकार क्या कर रही है भाई? देश की सुरक्षा को तार तार करके आतंकवादी देश के अंदर घुस आ रहे हैं और प्रधानमंत्री जी बोलेंगे नहीं उस पर? फिर तो हम लोगों की जो मांग है वो और भी जायज़ है कि प्रधानमंत्री को बताना चाहिए कि वास्तव में ये आतंकवादी कहाँ से आए हैं, कौन है, मणिपुर की हिंसा के लिए जिम्मेदार कौन है। और अब तक उस निकम्मे मुख्यमंत्री को क्यों नहीं हटाया गया? वो बीरेन्द्र सिंह जो कह रहा है कि महिलाओं को निवर्स्त करने वाली दरिंदगी की सैकड़ों घटनाएं वहां हुई हैं, जो कह रहा है कि ऐसी हत्या, लूट, बलात्कार की घटनाएं तो लगातार हो रही हैं, उस निकम्मे मुख्यमंत्री को क्यों नहीं अब तक हटाया? इसका मतलब ये भारतीय जनता पार्टी द्वारा और सरकार द्वारा प्रायोजित हिंसा है। और इसीलिए मैं भाजपाइयों का नाम बदल के भारतीय झगड़ा पार्टी रख चुका हूं। हिंदू को मुसलमान से लड़ाओ, हिंदू को सिख से लड़ाओ, हिंदू को ईसाई से लड़ाओ, जाट को गैर जाट से लड़ाओ, मराठा को गैर मराठा से लड़ाओ, किसान को पुलिस के जवान से लड़ाओ, पहलवान को पुलिस के जवान से लड़ाओ, मणिपुर में आदिवासी समुदायों को लड़ाओ। तो ये भारतीय झगड़ा पार्टी है। जब तक बीजेपी इस देश के अंदर रहेगी
देश के अंदर शांति, अमन और चैन नहीं रह सकता। ये झगड़ा कराने वाले लोग हैं, इनसे तरक्की और विकास की उम्मीद मत रखिए। भारत प्रति व्यक्ति आय के मामले में आज 130वें स्थान पे पहुंच गया। ये पूरी की पूरी सरकार अडानी की गुलाम है, उसके लिए काम करती है। ये पिछले सत्र में भी हम लोगों ने मुद्दा उठाया था कि अडानी के मामले में जेपीसी बनाओ, आज तक नहीं बनी। तो कुल मिलाकर प्रधानमंत्री जी वो सिर्फ और सिर्फ अपने पूंजीपति मित्रों की चिंता कर रहे हैं, ना उनको मणिपुर की चिंता है, ना देश की चिंता है। बूथ मजबूत करने में जुटे हुए हैं, दुनिया भर की सैर कर रहे हैं, मिस्र जा रहे हैं, यूएई जा रहे हैं, फ्रांस जा रहे हैं, अमेरिका जा रहे हैं, पटाखा जला रहे हैं मंडपम में। तो इसलिए ये संवेदनहीनता की पराकाष्ठा है। कोई मामूली बात नहीं है कि कारगिल का एक योद्धा, उसने 5 दिन पहले बयान दिया कि मैंने कारगिल के युद्ध में शामिल होकर देश की तो रक्षा की, लेकिन अपनी पत्नी की रक्षा नहीं कर पाया। इससे ज़्यादा शर्म की बात कोई हो सकती है? इससे ज़्यादा दर्दनाक बात कोई हो सकती है? जो व्यक्ति भारत के लिए लड़ा, उसकी पत्नी को निवर्स्त करके टहलाया जा रहा है, दरिंदगी और हैवानियत की जा रही है, और भारत के प्रधानमंत्री बोलेंगे नहीं? ये सवाल है। लेकिन आप लोगों पर जो टीवी के जरिए जो सबसे बड़ा सवाल खड़ा किया जा रहा है कि आप लोग एक सेंसिटिव मुद्दे को आप लोग इसको पॉलिटिकल इशू बना रहे हैं, इस पर राजनीति कर रहे हैं आप लोग। कैसे राजनीति कर रहे हैं? अगर देश के एक हिस्से में हिंसा हो रही है, उस पर जवाब मांगना राजनीति है। और जो लोग मणिपुर को जला रहे हैं, जो लोग उसमें शामिल हैं, उस मुख्यमंत्री को बचाना वो राजनीति नहीं है, वो समाज सेवा है। आप मुझे बताइए ना। बीजेपी के एमएलए खुद कह रहे हैं कि बीरेन सिंह सीधे तौर पे सारी हिंसा के लिए जिम्मेदार है। बीजेपी के एमएलए कह रहे हैं। उसके बाद भी उस आदमी के खिलाफ कार्रवाई नहीं हो रही है, तो ये राजनीति नहीं है। आप पर आरोप लग रहा है कि आपने अकेले पूरे संसद को हाईजैक कर रखा है। आपका स्टारडम बढ़ रहा है, लेकिन संसद में कामकाज नहीं हो रहा है। ये स्टारडम का सवाल ही नहीं है बड़े भाई। नेता हो गए हैं देश के। हमारा स्टारडम खत्म कीजिए ना तुरंत। 1 मिनट में सदन में आके जवाब दीजिए, कहिए कि हाँ 1 मिनट में अभी बयान दें। हमारे स्टारडम के चक्कर में क्यों पड़े हुए हैं आप? हमारा स्टारडम निपटा दीजिए, खत्म कर दीजिए, हमारी मांग को मान लीजिए, हम चले जाएंगे सदन के अंदर। इसमें स्टारडम का क्या सवाल है? कोई खुशी खुशी में नारा लगाने गया था क्या बेल के अंदर? किसान आंदोलन में लड़ा तो क्या खुशी खुशी लड़ा? 1 साल तक सड़कों पे आंदोलन चला, बेल में जाना सही। काला कानून 1 साल के बाद वापस ले लिया प्रधानमंत्री जी ने। इसका मतलब हम सही थे? हाँ, बिल्कुल सही है बेल में जाना। और यही बेल जो है, जब विपक्ष में थी भाजपा, तो भाजपाइयों का घर बेल था, वहीं में उसी में रहते थे वो। पता कर लीजिए ना, 2-2, 3-3 सत्र उन्होंने वास आउट किया है भाजपाइयों ने। तो उस समय वो समाज सेवा कर रहे थे, अब हम राजनीति कर रहे हैं। तो ऐसे बेवकूफ बनाने से काम नहीं चलेगा। आके मणिपुर पे जवाब देना होगा प्रधानमंत्री को। बताइए, आप देश का प्रधानमंत्री, वो रेलवे का इंजीनियर भी है, डॉक्टर भी है, इसरो का वैज्ञानिक भी है, राफेल की डील भी करता है, अडानी को माला माल भी करता है, सबके लिए बुद्धि उसके पास है। खाली मणिपुर पे बुद्धि फेल हो जाती है, मणिपुर पे नहीं बोलेंगे। ये कैसा जिद और अहंकार है भाई? आ तो रहा है मणिपुर पर वर्जन ना कि ये इंटरनेशनल इन्फ्लिल्ट्रेशन है, कॉन्स्पिरेसी है, एक बड़ी कॉन्स्पिरेसी है। तो क्या कर रहे हो तुम? देश के खिलाफ कर क्या रहे हो भाई? देश के खिलाफ षड्यंत्र चल रहा है, तुम बूथ मजबूत कर रहे हो। कह रहे हम तीसरी बार जीत के आएंगे। अजीब प्राथमिकता है हमारे सर्वे प्रधानमंत्री। तो बता रहा है, टीवी का सारा सर्वे कह रहा है कि वो 300 से ज्यादा सीटें लाएंगे। वो सारा सर्वे पीएमओ से बन के जाता है कि चलाओ इसी को दिखाओ। नहीं तो टीवी अखबार पर आप लोग को भरोसा नहीं है। क्या मतलब है बताइए आप? जो कहा जाएगा वही करेंगे बेचारे, उनकी भी मजबूरी आप है। तो इंडिया के जो दोनों बैठक में आप शामिल थे, नाम को लेकर कहा जा रहा है कि आप लोगों ने उपनिवेशिक नाम रख लिया है, अंग्रेजी वाला ये नाम है, ये अच्छा। देश को कनेक्ट नहीं करता है। तो क्विट इंडिया मूवमेंट क्या था?
जो फ्रीडम फाइटर्स ने चलाया राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के नेतृत्व में। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया क्या है, प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया क्या है, खेलो इंडिया क्या है, मेक इन इंडिया क्या है, डिजिटल इंडिया क्या है, स्टार्टअप इंडिया क्या है। और ये जो बीजेपी फॉर इंडिया उनके ट्विटर हैंडल पे लिखा हुआ है, तो बीजेपी अंग्रेजों के गुलाम संगठन है। आप ये कहना चाहते हैं ये अंग्रेजों के लिए काम कर रही बीजेपी, और हमारे भारत के प्रधानमंत्री वो अंग्रेजों के लिए काम कर रहे हैं। देखिए असल बात क्या है, असल बात क्या ये है कि बीजेपी के जो पुरखे थे वो अंग्रेजों की दलाली करते थे, अंग्रेजों के लिए काम करते थे। श्यामा प्रसाद मुखर्जी वो शख्स हैं जो वित्त मंत्री थे फजलुल हक के गवर्नमेंट में। फजलुल हक कौन थे? जिन्होंने 1940 के अंदर पाकिस्तान बनाने का प्रस्ताव रखा था मुस्लिम लीग में। मुस्लिम लीग के सम्मेलन में 1940 में पाकिस्तान बनाने का प्रस्ताव फजलुल हक ने रखा था। आजादी अरे सुनिए ना भाई, आजादी के बाद सुन तो लीजिए, सुनिए ना। और 1942 में उसी सरकार में वित्त मंत्री थे श्यामा प्रसाद मुखर्जी। श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने अंग्रेज गवर्नर को चिट्ठी लिखी है। सवाल यह है कि बंगाल में भारत छोड़ो आंदोलन को कैसे रोका जाए। प्रशासन को इस तरह का काम करना चाहिए कि कांग्रेस की तमाम कोशिशों के बावजूद यह आंदोलन प्रांत में अपनी जड़ें न जमा सके। सभी मंत्री लोगों से यह कहें कि कांग्रेस ने जिस आज़ादी के लिए आंदोलन शुरू किया है वह लोगों को पहले से ही हासिल है। ये देख रहे हैं आप। तो इनसे मोदी का क्या लेना देना, प्रधानमंत्री का क्या लेना अरे देना? उन्हीं के पुरखे हैं ना श्यामा प्रसाद मुखर्जी। आज कहलवा दीजिए बीजेपी से कि हम श्यामा प्रसाद मुखर्जी को नहीं जानते हैं। तो ये कौन थे? लेकिन ये पाकिस्तान का प्रस्ताव रखने वाले फजलुल हक की सरकार में वित्त मंत्री थे, मुस्लिम लीग की गवर्नमेंट में। और श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने अंग्रेज गवर्नर को चिट्ठी लिखकर भारत छोड़ो आंदोलन को कुचले जाने की बात कही है। तो आप बताइए, ये तो आज़ादी के पहले क्विट इंडिया मूवमेंट के विरोधी थे, आज़ादी के बाद इंडिया के विरोधी हैं। भारत का प्रधानमंत्री लेकिन इंडिया की तुलना इंडियन मुजाहिदीन से कर रहा है। भारत का प्रधानमंत्री इंडिया की तुलना आतंकवादी संगठन से करेगा। उनकी हिम्मत कैसे हुई कि भारत की तुलना उन्होंने, इंडिया की तुलना उन्होंने आतंकवादी संगठन से की? पूरे देश से माफी मांगनी चाहिए प्रधानमंत्री को। लेकिन विपक्षी नेता भी तो प्रधानमंत्री की तुलना गधा से कोई कर रहा है। देखिए ऐसा है कि प्रधानमंत्री की तुलना हम गधा से नहीं कर रहे हैं, लेकिन मैं ये जरूर कहूँगा कि चौकीदार ऐसे समय में फरार है मणिपुर छोड़कर, जिस वक्त में मणिपुर हिंसा की सबसे बड़ी त्रासदी झेल रहा है। इतना ही कहना चाहता हूँ। संसद छोड़कर फरार है ऐसे समय में जब मणिपुर पर पूरा इंडिया विपक्षी संगठन जो है, वो इंडिया का विपक्षी जो गठबंधन बना है इंडिया के नाम पर, वो जब इनसे सवाल पूछ रहा है। आप दोनों बैठक में थे, क्या लग रहा है? लोग टीवी अखबार अभी से लगातार कह रहा है कि कॉन्फ्लिक्ट जोन है ये, इसमें आपसी सहमति संभव नहीं है, ये लोग अवसरवादी हैं। प्रधानमंत्री कह रहे हैं ये भ्रष्टाचारी, जातिवादी और परिवारवादी लोगों का गिरोह है। तो डर क्यों रहे हो? इतना इंडिया से क्यों डर रहे हो? दिन रात उसके बारे में बोल क्यों रहे हो? अगर इस इंडिया का कोई अस्तित्व नहीं है तो आप इतना घबराए हुए क्यों हो? तो इसलिए इंडिया गठबंधन का असर मैं आपको बताऊं एक लाइन में। जिस दिन इंडिया गठबंधन की बैठक हो रही थी, 9 साल के बाद मोदी जी को एनडीए याद आया कि एक एनडीए भी है हमारा। तो खोजने लगे, तो पता किए बोले अकाली दल गायब है, फिर पता किए बोले शिवसेना गायब है, फिर पता किए तो बोले कि वो जेडीयू भी गायब हो गया है। तो बोले पकड़ के लाओ सबको। कहन किसको किसको लाएं? कहन हम, तुम, क्यों, कहाँ, कैसे, लेकिन, वेकिन, मेकिन, कामा, फुल स्टॉप, सारे दलों को लाओ। वो सब कह रहे हैं हुजूर हम दल नहीं है, दल नहीं है, दल नहीं है। वो कह रहे हैं नहीं, कमल के दलदल में आओ, कमल के दलदल में आओ, कमल के दलदल में आओ। 38 संगठन में 26 ऐसे हैं जिसके एक भी सांसद नहीं है। वो एनडीए है उनका। और इंडिया का अगर कोई महत्व नहीं है
तो ऐसे हवा में मोदी जी इंडिया के अगेंस्ट ये एनडीए का गठबंधन और उसके दलों को बुला रहे हैं, ये बात है ना। विपक्ष की राजनीति बदली है। आप तो पिछले 9 सालों से विपक्ष में है, आप तो अकेले थे। किसान के मामले पर भी संसद में आपने बैनर पोस्टर दिखाया। बीजेपी की नज़रों में आप सबसे बदनाम सांसद हैं। वो कह रहे हैं कि सबसे ज़्यादा हमारे रास्ते में यही रोराट खाते हैं। किसानों से पूछिए जाके, हम बीजेपी के लिए काम करने थोड़ी आए हैं, हम किसानों के लिए काम करने आए हैं, हम मणिपुर वालों के लिए काम करने आए हैं, हम इस देश के लोगों के लिए काम करने के लिए आए हैं। आप जाके पूछिए उनसे। तो अब मेरा सवाल वही था कि क्या अब संजय सिंह को सोलिडारिटी मिल रही है अपोजिशन से? बिल्कुल मिल रही है। अब आपको लगता है कि चीजें सारे लोग आप साथ में, लगातार एक अपने कहते थे कि अब मैं अकेला पड़ जाता हूँ, नहीं सारे लोग साथ दे रहे हैं, सब लोग साथ दे रहे हैं। ये जो आपने घर के आगे जो लिखवा रखा है फक्कर हाउस एफडीआई का, अगर ईडी को दम है तो छापा मारे। हाँ, मतलब आप ईडी को क्यों चैलेंज कर रहे हैं? देखिए ऐसा है कि ईडी ने एक चार्जशीट में मेरा नाम डाल दिया था। ईडी सबको नोटिस भेजती है, मैंने ईडी को नोटिस भेजा, तो ईडी वालों ने मुझे जवाब दिया कि गलती हो गई, लिखना था राहुल सिंह, लिख दिया संजय सिंह। मैं एक सांसद हूँ, अपनी पार्टी का नेता हूँ सदन में, वो संजय सिंह और राहुल सिंह का फ़र्क नहीं समझ रहे हैं। चलो अजय सिंह का संजय सिंह हो सकता है, विजय सिंह का संजय सिंह हो सकता है, राहुल सिंह का संजय सिंह कैसे हो गया? तो कल को तो नीरव मोदी की जगह नरेंद्र मोदी लिख देंगे लोग, तो क्या होगा? लोग कल्याण मार्ग पर जाएंगे गिरफ्तार करने मोदी जी को। तो इसलिए हमने लिखा है कि ईडी का स्वागत है, आइए। हमारे लोगों पे छापे मार रहे थे। मैं तो सोच रहा था मोदी जी बड़े ताकतवर हैं, लेकिन वो तो लड़ रहे हैं सर्वेश मिश्रा, अजीत त्यागी, विवेक त्यागी जो हमारे साथ रहते हैं उनसे लड़ रहे हैं। यही 56 इंच का काम है, यही बहुत बहादुर हैं वो। सुप्रीम कोर्ट ने, देखिए मैं आपको एक बात बता दूं शंभू जी, मैं इन भाजपाइयों को यही कहना चाहता हूं, इन पर इन्वर्टेड कामा में इसको समझ लेना चाहिए उनको कि वो लोग दूसरी मिट्टी के हैं जो जेल से, मुकदमे से, बंदर घुड़की से डरते हैं। हम लोग आंदोलन की कोख से पैदा हुए लोग हैं। हमने राजनीति अपनी जो शुरू की है वो आंदोलन करके ही शुरू की है। बहुत लाठीचार्ज हुए हैं, जेल गया हूँ, मुकदमे हुए, कभी चिंता नहीं की इस बात की। किस बात के लिए डरा रहे हो? जेल में रखोगे इसलिए डरा रहे हो? कल रखना हो आज रखो, आज रखना हो अभी रखो। मुकदमे से डरा रहे हो? तुम्हारे बाबा जी तो किए थे 24 मुकदमा यूपी में, डर गया मैं क्या? टोटल कितने एफआईआर हुए आप पर? बहुत मुकदमे हुए हैं, एक एक दिन में 9 एफआईआर हुए हैं। 10 साल में? 10 साल में, उसके पहले भी 94 से मैं सार्वजनिक जीवन में हूँ, आज से नहीं हूँ। नहीं, 16 साल मैंने रेडी पटरी वालों के लिए काम अन्ना किया। आंदोलन में तो कोई एफआईआर नहीं हुआ था ना आप पर? नहीं, अन्ना आंदोलन के बाद जब से राजनीतिक पार्टी बनी बहुत सारे एफआईआर हुए हैं। नहीं, अन्ना आंदोलन पंजाब में एफआईआर हुआ है, यूपी में एफआईआर हुआ है, दिल्ली में एफआईआर हुआ है, अन्ना आंदोलन के दौरान तो एफआईआर नहीं, गुजरात में एफआईआर हुआ है। तो कर रहे हैं, करने दीजिए। आप पार्लियामेंट सेशन के दौरान अभी जो आपका धरना है वो जारी रहेगा? एकदम जारी रहेगा, एकदम जारी रहेगा। और हम लोग अडानी के नौकरों से डरने वाले लोग नहीं हैं। ये सब अडानी के नौकर हैं, सोच रहे हैं कि ऐसे खुखू खुखू करके हम डरा लेंगे पूरे देश में, सब इनसे डरने वाले बने हुए हैं। तो फिर ये तमाम अभी डीएमके के मुख्यमंत्री कह रहे थे, तमाम नेता कह रहे हैं विपक्ष में कि अगर 2024 में बीजेपी आ गई तो लोकतंत्र खत्म हो जाएगा, फिर चुनाव नहीं होगा, संविधान बदल जाएगा। आप तो अकेले लड़ते रहते, फिर ये किसको सही माने? ये आप भी ऐसा सोचते हैं? देखिए ये एक गंभीर चिंता का विषय है। आज जिस तरह से बीजेपी काम कर रही है वो देश के संविधान के लिए खतरा है, और इस बात पर अगर हम लोग आंख पर पट्टी बांधे बैठे रहेंगे तो आने वाले दिनों में और भयानक परिस्थितियां हमको देखनी पड़ेगी। 9 साल की एक उपलब्धि आप बताइए मोदी जी की, क्या इन्होंने 18 करोड़ नौकरी दे दी? नहीं। क्या इन्होंने किसानों के फसल का दाम दोगुना कर दिया? नहीं। क्या इन्होंने 15 अगस्त 2022 तक सबको पक्का मकान दे दिया? नहीं। क्या इन्होंने प्रति व्यक्ति आय बढ़ा दी? 130वें नंबर पे हिंदुस्तान की प्रति व्यक्ति आय है, बताइए आप। काला धन लेके आए क्या? 15 लाख दे दिया खाते में क्या?
महंगाई कम कर दी इस देश के अंदर, बुलेट ट्रेन चलने लगी। एक वादा बता दीजिए जो ये इन्होंने तो पूरा आपका करा। पॉलिटिकल मुद्दा है ना, उन्होंने जो वादा किया था वो पूरा किया। राम मंदिर बन रहा है, काशी कॉरिडोर सज गया। अच्छा, आप कह रहे हैं काला धन लाने का मुद्दा उन्होंने नहीं कहा था, 2 करोड़ नौकरी देने का मुद्दा उन्होंने नहीं कहा था। और राम मंदिर में भी क्या किया इन्होंने? चंदा चोरी की, 2 करोड़ की जमीन 18.5 करोड़ में खरीदी 5 मिनट के अंदर, ट्रस्ट ने, उसके सारे प्रमाण दिया मैंने। तो मैंने तो कहा कि देखो ऐ दीवानों, ऐसा काम ना करो और राम का नाम बदनाम ना करो। तो भाजपाइयों ने कहा संजय जी, राम राम जपना, पराया माल अपना, यही धंधा है इनका। संजय सिंह बीजेपी के पीछे पड़े हुए हैं, मोदी के पीछे पड़े हुए हैं। अरे, आपकी पर्सनल वो पूरे देश के पीछे पड़े हुए हैं। पूरा देश इनसे अब निजात चाहता है, छुट्टी चाहता है। नफरत की आग में पूरे देश को झोंक दिया इन्होंने। ये भारतीय झगड़ा पार्टी है, मैं फिर कहना चाहता हूं आपको। एक आखिरी सवाल कि आपको, आप पर आरोप लग रहा है, टीवी में आप रोज बैठ भी रहे हैं, कि अकेले आपने पार्लियामेंट को हॉस्टेज कर रखा है, संसद का काम नहीं चलने दे रहे हैं। अरे भैया तो चलाओ ना, मैं तो कह रहा हूं, हाथ जोड़ के कह रहा हूं भाई, चलाओ संसद का काम। 1 मिनट में बयान दो कि हाँ हम मणिपुर पर आकर जवाब देंगे, प्रधानमंत्री जी बोल दें मैं मणिपुर पे जवाब दूंगा, प्रधानमंत्री जी बोल दें। हमको आंदोलन करने की क्या जरूरत है? लॉ एंड ऑर्डर, अपने प्लॉट की लड़ाई लड़ रहा हूं क्या मैं? आप मुझे बताइए कि मुझे गाड़ी दी जाए, इसकी लड़ाई लड़ रहा हूं क्या? किस बात की लड़ाई लड़ रहा हूं? यही तो कह रहा हूं कि मणिपुर जल रहा है, आकर जवाब दीजिए। क्या गलत कह रहा हूं ऐसा? लॉ एंड ऑर्डर का मसला था, आप लोगों ने इसको पॉलिटिकल इशू बना दिया। देखिए, ऐसा है कि लॉ एंड ऑर्डर ठीक करना राजनीति का काम है, और अगर राजनीति लॉ एंड ऑर्डर को बिगाड़ेगी तो उस पर सवाल उठाना पॉलिटिकल पार्टीज का काम है डेमोक्रेसी के अंदर। वही जिम्मेदारी हम अपनी निभा रहे हैं। बीजेपी से लड़ पा रहे हैं, मीडिया से लड़ पाएंगे जो 2024 से पहले बीजेपी को फुल मेजोरिटी दे रही है। अब जनता भी समझ रही है इन बातों को, जनता भी समझ रही है, और आप जैसे लोग हैं यूट्यूब चैनल्स के माध्यम से लोगों की बात पहुंचा रहे हैं, अच्छी बात है। धरना पर आप कंटिन्यू करेंगे? कंटिन्यू करेंगे। संजय सिंह के घर के बाहर ये पोस्टर लगी है जिसकी मैंने आपको तस्वीरें दिखाई है। उन्होंने लिखा है फक्कर हाउस है ये, और यहाँ आपका स्वागत है। क्या आपको भी लगता है कि ईडी का स्वागत, ईडी का स्वागत है, क्या आपको भी लगता है कि विपक्ष के नेता ईडी, सीबीआई या इनकम टैक्स से डरे हुए हैं? और दूसरा बड़ा सवाल है कि क्या आज के समय में विपक्ष के एकमात्र चेहरा संजय सिंह बन गए हैं? अपनी प्रतिक्रिया दीजिए, अपना कमेंट जरूर दीजिए, ताकि हम अगली बार जब आएँ तो जो आपके सवाल हैं वो भी हम इनसे पूछ पाएँ। शुक्रिया सर हमें समय देने के नमस्कार। लिए। आपकी प्रतिक्रिया बहुत ज़रूरी है। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।